Assalamu alaikum, this is Abdul Rahman. Today our lecture is subquery. So what is subquery in SQL? A subquery is a SQL query nested inside a large query. इससे पहले आपने nested का वर्ड सुना होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, ठीक है। nested if, nested loop, if within if is called nested if. So same concept यहाँ पे है. Query within query is called subquery. Definition पे ज़रा गौर कीजिएगा. अ सब क्यूरी इज़ अ एसक्यूएल नेस्टेड क्यूरी इनसाइड अ लार्ज क्यूरी. अब सब क्यूरी क्या है? अगर आपके माइंड में इन क्यूरी वाला मेरा लेक्चर हो तो उसको ज़रा रिकॉल करें. वो सब क्यूरी ही थी जो मैंने आपको इन क्यूरी करवाई, वो सब क्यूरी ही थी. आज हम उसकी मज़ीद वैरायटी देखेंगे, ठीक है. तो सब क्यूरी को हम सेलेक्ट की क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम की क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर की क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम उसे वेयर की क्लास में यूज़ करते हैं. इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट में, अपडेट में, डिलीट में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं. और इसमें लास्ट पास सब क्यूरी के हवाले से देखें, इसकी डेफिनेशन के हवाले से. जब हम एक क्यूरी सब क्यूरी लिखते हैं तो जैसे कि मैं शुरू में भी मैंने आपको बताया कि अ क्यूरी विद इन अ लार्ज क्यूरी इज कॉल्ड सब क्यूरी. तो जो हमारा चाइल्ड पार्ट है, सब क्यूरी है, वो हम प्रिंसेस में लिखते हैं. जो हमारी एक लॉन्ग क्यूरी है उसमें जो चाइल्ड क्यूरी है हम प्रिंसेस में लिखते हैं. वो पहले एग्जीक्यूट होती है और जो उसकी पेरेंट क्यूरी है, जो मेन क्यूरी है, वो बाद में एग्जीक्यूट होती है. ये सेम मैथ के फार्मूला की तरह जब हम मैथ की कोई भी कैलकुलेशन सोल्व करते हैं तो हम सबसे पहले प्रिंसेस वाला पार्ट सोल्व करते हैं. और आपको याद होगा जब मैंने आपको इनकी क्यूरी करवाई तो उसमें हमने प्रिंसेस लगा के एक सब क्यूरी का इस्तेमाल किया था. तो सब क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद उसकी पेरेंट क्यूरी एग्जीक्यूट होती है. सब क्यूरी की डिफरेंट टाइप्स हैं: सिंगल रो क्यूरी, मल्टीपल रो क्यूरी, मल्टीपल कॉलम क्यूरी, रेगुलर क्यूरी, कोरिलेटेड क्यूरी. इन सब के नेम्स आपको आने चाहिए. अब हम एक एक को डिफाइन भी करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं एसक्यूएल पे. तो चलें आते हैं एसक्यूएल की तरफ. यहाँ मैंने कनेक्ट किया एसक्यूएल को और यहाँ से आप कोई भी डेटाबेस ओपन कर लें प्रैक्टिस के लिए, या जो मैं ओपन करूँगा उस तरह के आप टेबल्स, वैल्यूज़ खुद ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है मोटर्स के नाम के एक डेटाबेस, ठीक है. इसमें मैं टेबल्स पे आ रहा हूँ. ठीक है. और टेबल्स पे मैंने काम करना है दो टेबल्स पे. एक इंस्टॉलमेंट पे, इसके कॉलम्स मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ. देखिए इसके जितने भी कॉलम्स हैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. कॉलम के नेम, डाटा टाइप, ठीक है. तो इनको देखते हुए आप खुद भी टेबल बना सकते हैं, ठीक है. एक तो मैंने इस टेबल पे कॉलम वर्क करना है और सेकंड मैंने ये रिकवरी के टेबल पे वर्क करना है, ठीक है. तो ये टेबल का नेम, उसके कॉलम नेम, उसकी डाटा टाइप सारी हैं. तो इनको देखते हुए आप लेक्चर के बाद जब प्रैक्टिस करनी है वो कर पाएंगे, ठीक है जी. तो हम सबसे पहले आते हैं सिंगल क्यूरी की तरफ, सिंगल रो सब क्यूरी की तरफ. ठीक है. जो सिंगल रो है सब क्यूरी हमारी, वो हमेशा एक ही वैल्यू को रिटर्न कर रही होगी. ठीक है जी. अब जैसा कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे रिकवरी के टेबल में जो जो हमारे कस्टमर इस मंथ की रिकवरी करवा गए हैं उनका हमने नेम और रिकॉर्ड चेक करना है. सबसे पहले मैं आपको एज ए होल दिखा रहा हूँ कि जैसे सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम इंस्टॉलमेंट.
इस टेबल में मैंने वैल्यूज़ को चेक किया तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। इसमें उन कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है जो इंस्टॉलमेंट पे हम पे बाइक लेके गए हमसे, ठीक है। और मैं सेलेक्ट तारीख फ्रॉम रिकवरी की तरफ जाता हूँ तो इसमें उन कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है जो रिकवरी करवा गए हैं, इंस्टॉलमेंट के बाद पर मंथ रिकवरी करवा गए हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि रिकवरी की टेबल में कस्टमर के नेम्स नहीं हैं। तो मेरा इस टाइम पर्पज़ ये है कि जो रिकवरी करवा गए हैं ना उनका मैं नेम देख पाऊँ, उनका मज़ीद मैं रिकॉर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस जो मैं देखना चाहूँ वो मैं देख पाऊँ। लेकिन सिर्फ उन कस्टमर्स का जो रिकवरी करवा गए हैं, ना कि वो सारे कस्टमर का जो इंस्टॉलमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उन कस्टमर में से भी सिर्फ एक कस्टमर का मैं देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक कस्टमर का। जैसे कि ये रिकवरी आईडी है मेरे पास 14, मैं इसका देखना चाह रहा हूँ कि ये बंदा कौन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट तारीख फ्रॉम इंस्टॉलमेंट। ये जो मैंने इतना लिखा है, इतनी क्यूरी लिखी, आपको पता है इसके अगेंस्ट क्या आना है कि इंस्टॉलमेंट में जितना रिकॉर्ड पड़ा है वो आ जाना है। अब इंस्टॉलमेंट के टेबल में क्या है कि सारे कस्टमर के नेम्स, उसका जब बाइक हमने इंस्टॉलमेंट पे सेल की, जो रिकॉर्ड में तब चाहिए था वो पड़ा हुआ है। लेकिन ये वो रिकॉर्ड नहीं है जिनकी रिकवरी हुई है। इनमें से कुछ कस्टमर की हुई है रिकवरी, कुछ की नहीं हुई। बहरहाल हमने एक स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा वेयर, मैंने एक ख़ास कस्टमर का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, जिसकी कस्टमर आईडी हम रिकवरी के टेबल से उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर आईडी मैंने लिखा इज इक्वल टू, और यहाँ पे अब मैं सब क्यूरी राइट कर रहा हूँ। इधर मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है। इस पे ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब लास्ट टाइम मैंने इनकी क्यूरी करवाई थी तो यहाँ इज इक्वल टू की जगह मैंने आपको इन लिखना सिखाया था। इज इक्वल टू इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि हम आज इसकी टाइप पढ़ रहे हैं सिंगल रो सब क्यूरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सर्च किया सेलेक्ट, मुझे चाहिए कस्टमर आईडी। वो कहाँ से मुझे मिलेगी जी? रिकवरी के टेबल से, क्योंकि अगर वो कस्टमर रिकवरी करवाने आया था तो लास्ट में रिकवरी के टेबल में उसकी कस्टमर आईडी आ चुकी है, ठीक है। वेयर रिकवरी आईडी, उसकी कोई ना कोई रिकवरी आईडी तो होगी ना। हम कहते हैं उसकी रिकवरी आईडी 14 है, ठीक है। अब ये हमारी बन गई है सब क्यूरी, सिंगल रो सब क्यूरी। इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो इसके अगेंस्ट मेरे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, नवीद अहमद, ठीक है। उसका CNIC, ये हमें रिकवरी करवा गया है, हमें यहाँ से पता चल गया। हम उसके रिकॉर्ड की प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं तो स्टैटिक हटा के हम स्पेसिफिक कॉलम को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कस्टमर नेम, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप किन कॉलम्स की प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं भी करना चाह रहे हैं, सिर्फ स्टैटिक से कोई लेके चलना चाह रहे हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने इस क्यूरी को अच्छे से समझ लिया फिर मज़ीद इसकी टाइप समझना नहायत आसान है। यहाँ पे सिंगल रो आई, इससे आपको पता चल गया कि सिंगल रो सब क्यूरी को हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है। इस पूरी क्यूरी के दो पार्ट्स हैं। एक ये प्रिंसिस वाला पार्ट है जिसे हम सब क्यूरी कह रहे हैं, और प्रिंसिस से हटके पार्ट है इसे हम पेरेंट क्यूरी कहते हैं, और एज ए होल फिर हम इसे सब क्यूरी ही कहते हैं, ठीक है। जब कंपाइलर एक्सिक्यूट करता है तो सबसे पहले सब क्यूरी को एक्सिक्यूट करता है। जब इसका रिजल्ट आ जाता है आफ्टरवर्ड वो फिर एज ए होल पूरी क्यूरी को एक्सिक्यूट करता है। जैसे कि ये सब क्यूरी है, यहाँ पे हम कस्टमर आईडी उठा रहे हैं किस टेबल से? रिकवरी की टेबल से। किस रिकवरी आईडी के अगेंस्ट? 14 के अगेंस्ट। सिर्फ इतने को जितने पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसके अगेंस्ट मेरे पास सिर्फ एक कस्टमर आईडी आ रही है, 15 आ रही है, ठीक है। और ये 15 आगे पेरेंट क्यूरी को पास हो जाएगी और इंस्टॉलमेंट के टेबल पे 15 कस्टमर आईडी के अगेंस्ट नवीद पड़ा। ये हमने फाइंड करना था, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्या इस क्यूरी को ऐसे किया जा सकता है? 15 डायरेक्ट लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है।
लेकिन ये अब सब क्यूरी नहीं है, इस तरह ही सब क्यूरी है। अब आपने जिस तरह भी इस इंफॉर्मेशन को लेके आना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हमने सीखना है सब कुछ है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं इनक्यूरी की तरफ। इनक्यूरी और हमारी सेकंड टाइप जो है मल्टीपल रो सब क्यूरी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने सिंगल रो क्यूरी में कहा था कि सिंगल रो सब क्यूरी मस्ट रिटर्न ना सिंगल वैल्यू, बट यहाँ पे मल्टीपल सब रो क्यूरी रिटर्न वन और मोर रोज। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने कस्टमर्स रिकवरी करवा गए हैं मुझे सबका रिकॉर्ड चाहिए, किसी एक का नहीं, सबका। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए मैं इसी क्यूरी को अगेन यूज़ भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अब इक्वल टू की जगह इन यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए, और यहाँ पे मैं वेयर की क्लास हटा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सेलेक्ट सी आई डी कस्टमर आई डी फ्रॉम रिकवरी। तो इसमें रिकवरी के टेबल में जितने कस्टमर रिकवरी करवा गए हैं सबकी आईडीज़ आ गई। F5 मैंने प्रेस किया, उसको एक्सिक्यूट किया। ठीक है, ये सारी आईडीज़ हम पास कर रहे हैं किसको, मेन क्यूरी को। तो बता रहा है कि ये कस्टमर्स हैं जो रिकवरी करवा गए हैं। इनके अलावा जो इंस्टॉलमेंट के टेबल में कस्टमर्स हैं उन्होंने अभी रिकवरी नहीं करवाई। ठीक है, तो ये हमारे पास था सब क्यूरी की टाइप मल्टीपल रो सब क्यूरी। चलें, अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है रेगुलर सब क्यूरी। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको जॉइंस पे काम करवाया तो उधर से ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। जॉइंस में हमने दो टेबल्स पे काम किया था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और सेकंड हमने फी डिटेल पे काम किया था। तो यहाँ पे हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने फ़ीस पे की है, या वो स्टूडेंट जिनकी फ़ीस पे है लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। ठीक है, खैर हम यहाँ पे रेगुलर सब क्यूरी अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं इसकी हेडिंग डाल दूँ, रेगुलर सब क्यूरी। रेगुलर सब क्यूरी में क्या होता है कि इसमें टेबल्स के दरमियान जो क्यूरी सब क्यूरी को कॉल कर रही है उसमें कोई रिलेशन होना ज़रूरी नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता। अगर हो भी तो होना या ना होना उसमें ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं देखना चाह रहा हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, वेयर, और मुझे उस स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी चाहिए। किस स्टूडेंट की, ऐसे स्टूडेंट की मुझे आईडी चाहिए
जो फ़ी डिटेल में एग्जिस्ट करता है और वो एक ख़ास डेट को जो मुझे रिक्वायर्ड है, जैसे मैं कहता हूँ कि इस डेट को फ़ी सबमिट करवा के हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ऐसे स्टूडेंट्स सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम, ऐसे स्टूडेंट जो इस डेट को फ़ीस सबमिट करवा गए हैं। एक तो मुझे उनकी स्टूडेंट आईडी चाहिए, उन सब का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं ख़ास डेट को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले आपको सब क्यूरी रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे हम इनका कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, जब जब मल्टीपल रिकॉर्ड की बात आएगी हम इनका कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक्सिक्यूट करता हूँ तो पता चला यहाँ पे एक स्टूडेंट है वजदान। ठीक है, जो इस डेट को फ़ीस सबमिट करवा गया है। यहाँ पे हमने किसी रिलेशन पे बाउंड नहीं किया इनको, कोई को रिलेशन नहीं किया इनके आपस में। ये हमारा एक एक्सप्रेशन था, हमारी एक नीड थी। हम जानना चाह रहे थे कि इस डेट को जो जो स्टूडेंट फीस सबमिट करवा गए हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्ड डिपेंड कर रहा था एक ख़ास डेट पे, एक ख़ास टेबल्स पे। ठीक है, वहाँ से स्टूडेंट आईडी लेके हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे उसका रिकॉर्ड देख लिया। ठीक है, तो हमने किसी रिलेशनशिप पे इसे बाउंड नहीं किया, मतलब कि मैचिंग नहीं करवाई। जैसे हम इनर ज्वाइन में करवाते थे, जितने भी ज्वाइंस पे मैचिंग करवाते थे कि एक टेबल की स्टूडेंट आईडी दूसरे की स्टूडेंट आईडी से मैच करेगी तो रिकॉर्ड दिखाना, तो वहाँ पे हम रिलेशन क्रिएट करते थे। यहाँ पे हमने किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं किया, कोई बाउंड नहीं किया कि उस स्टूडेंट को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए, फीस के टेबल में भी होना चाहिए। विदाउट रिलेशन हमने क्यूरी को एक्सिक्यूट किया और हमारी जो नीड थी वो पूरी भी हो गई। हम चाह रहे थे इस डेट को जिस स्टूडेंट ने फीस सबमिट करवाई है, उसका रिकॉर्ड हम देख पाएँ, वो देख पाएँ कि उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, जो भी है। अब ये इसकी हमारे पास टाइप थी रेगुलर सब क्यूरी की। अब हम इसकी लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, लास्ट टाइप है इसकी को रिलेटेड सब क्यूरी। को रिलेटेड सब क्यूरी, इसमें क्या होता है कि जो हम क्यूरी अप्लाई कर रहे हैं, जो अपनी नीड अप्लाई कर रहे हैं, वो किसी ना किसी रिलेशनशिप की बेस पे अप्लाई कर रहे होंगे। क्योंकि आप लोग जॉइंस पहले पढ़ चुके हैं तो इसको समझना नहायत आसान है आपके लिए। तो इसकी सबसे पहले मैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि क्यूरी क्या करती है। रिकॉर्ड हमारे पास डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड लेके आती है। किस बेस पे? रिलेशनशिप की बेस पे। ठीक है, जैसे कि मैं रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से वेयर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी, इस टेबल की आईडी मुझे रिक्वायर्ड है। कहाँ से? सब क्यूरी से। अब इधर पॉइंट आउट करने वाली, फोकस करने वाली चीज़ ही सब क्यूरी है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, मुझे स्टूडेंट आईडी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा फ्रॉम फी डिटेल, किस बेस पे? यहाँ पे मैं रिलेशन बाउंड कर रहा हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल में स्टूडेंट आईडीज़ हैं, वो लाजमी एग्जिस्ट करती हूँ जो मेरा फी डिटेल का टेबल है उसके स्टूडेंट आईडी से। तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन बाउंड कर दिया कि उन आईडीज़ का दोनों टेबल्स में होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ
तो मेरे पास दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, वजदान और वसीम। ये दोनों स्टूडेंट्स दोनों टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स इनकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है और इनकी फ़ीस भी सबमिट है। इस क्यूरी ने सेम वही काम किया जो इनर क्यूरी, इनर ज्वाइन में हम काम लेते हैं। ठीक है, तो ये इनर ज्वाइन में भी हम कहते हैं ना कि रिलेशन क्रिएट होता है, तो ये कोरिलेटेड सब क्यूरी है। ठीक है, सब क्यूरी की टाइप्स को हमने देखा। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऑलरेडी आपको डिफाइन किया गया है। जब हमारे पास रिकॉर्ड रिपीट हो रहा हो ना, तो हम जब एक रिकॉर्ड को एक दफ़ा देखना चाह रहे हो तो वहाँ पे हम डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। एक रिकॉर्ड को वन टाइम देखना चाह रहे हो, जैसे कि हमारे पास ये जो रिकॉर्ड आ रहा है सेलेक्ट चाइल्ड फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, इसमें कोई भी स्टूडेंट रिपीट नहीं हो रहा कि वैसे 2 टाइम नहीं आ रहा, 3 टाइम नहीं आ रहा, क्योंकि हमने प्राइमरी की सेट की हुई थी। अगर ना की होती तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम वन टाइम देखना चाह रहे होते, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा रिकॉर्ड रिपीट होता है वहाँ हम उस रिकॉर्ड को वन टाइम देखना चाह रहे हो तो हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि ये हमारा जो कोरिलेटेड सब क्यूरी है, ये डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप जो रिकॉर्ड लेके आ रही होती है डिस्टिंक्ट ही लेके आ रही होती है। इसके अलावा हमारी एक टाइप है सब क्यूरी की, मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी। मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी, इसको मैंने सबसे एंड पे रखा, जबकि हमारी लिस्ट में ये 3rd नंबर पे आ रही थी। इसको एंड पे लेके जाने की वजह ये थी कि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और थोड़ी समझने वाली चीज़ है। देखें, यहाँ पे हम टारगेट करेंगे मल्टी कॉलम सब क्यूरी में मल्टीपल कॉलम्स को, उनके कंपैरिजंस को। आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, आपको जितना मैंने काम करवाया रिक्वायरमेंट बेस करवाया है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ये है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास है रशीद। रशीद हमें पता है कि हमारा एक मैनेजर है, एक टीम मैनेजर है। ठीक है, रशीद की टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। रशीद एक तो किस डिपार्टमेंट में मैनेजर है, सेकंड उस डिपार्टमेंट में उसकी टीम के कितने कितने कौन कौन मेंबर्स हैं, ये हमने रिकॉर्ड लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ मल्टीपल कॉलम पर। यहाँ पे कंपैरिजन देखें, हम डिपार्टमेंट को भी कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, और सेकंड हम मैनेजर, टीम मैनेजर को भी कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स को हम कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं, इसलिए सब क्यूरी को हम मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी कहते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ मैंने अप्लाई किया सेलेक्ट चाइल्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, पहले कंपैरिजन को हमने रखा, पहला कंपैरिजन हम अप्लाई करें डिपार्टमेंट आईडी पे। अब देखें, रशीद किसी भी डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करता हो, उसकी कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी तो होगी ना। और अगर लेट्स सपोज के वो आईटी डिपार्टमेंट में है और आईटी डिपार्टमेंट आईडी है 101, तो उसकी टीम जो टीम मेंबर होंगे वो भी तो उसी डिपार्टमेंट के होंगे ना। ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट आईडी लेके आना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, कहाँ पे होगा, हमने कहा सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, किस एम्प्लॉय की, वेयर
एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू रशीद। ठीक है, अगर इस सब क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या आ रही है, डिपार्टमेंट आईडी। इस डिपार्टमेंट में ज़रूरी तो नहीं कि रशीद की अकेले की टीम होगी, और भी टीम्स होंगी। अगर मैं इतनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है कि हमारे पास 101 भी एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये क्योंकि हमने ये स्पेसिफिक कर दिया 101 को, तो हमें पता चला कि 101 में अली भी है, रशीद भी है, माहम भी है, मुनीर भी है, उस्मान भी है, ये सारे डिपार्टमेंट 1 में है। लेकिन ये सारे रशीद के टीम मेंबर नहीं हैं। इसमें कुछ जैसे 5 अली रशीद का टीम मेंबर है, क्योंकि रशीद की मैनेजर आईडी क्या है 5, तो बाकियों को भी वही आईडी लगी हुई है। अली भी रशीद की टीम में से है, माहम भी रशीद की टीम में से है, मुनीर भी रशीद की टीम में से है। ये 6 जो है ये कोई और टीम है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें उसमें एग्जैक्ट पता चले, हमें उसमें फाइंड आउट ना करना पड़े कि रशीद की टीम कौन सी है, परवीन की टीम कौन सी है, फलाम मैनेजर की टीम कौन सी है। हम सिर्फ रशीद को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? एक तो हम डिपार्टमेंट को कंडीशन में लेके आएंगे, सेकंड हम मैनेजर आईडी को कंडीशन में लेके आएंगे। जब मैनेजर आईडी की कंडीशन फुलफिल होगी तो सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ आ रहे होंगे जो रशीद की टीम में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, एंड का ऑपरेटर यूज़ करते हुए, एंड मैनेजर आईडी इन। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट, क्योंकि अब मुझे मैनेजर आईडी रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे मैनेजर आईडी की प्रोजेक्शन की फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू रशीद। ठीक है, इस सब क्यूरी को मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मैनेजर आईडी। ठीक है, अब मैं होल क्यूरी को 2 चीज़ें दे रहा हूँ, एक मैं डिपार्टमेंट आईडी दे रहा हूँ, एक मैनेजर आईडी दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट आईडी 101 दे रहा हूँ, मैनेजर आईडी 5 दे रहा हूँ। जिस एम्प्लॉय के साथ ये दोनों चीज़ें होंगी, एक तो वो उसी डिपार्टमेंट में होगा, सेकंड उस एम्प्लॉय को मैनेजर आईडी 5 असाइन होगी। इसका मतलब है कि वो रशीद की टीम का ही मेंबर है। अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखें, अब मेरे पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड आ रहा है कि अली, रशीद, माहम, मुनीर ये इस डिपार्टमेंट में है। और इस डिपार्टमेंट में किसके अंडर है? अली का मैनेजर कौन है? रशीद। रशीद का मैनेजर खुद वो रशीद ही है। माहम रशीद, मुनीर रशीद। ठीक है, अब ये रशीद की मैनेजर आईडी ये हमें ऑलरेडी पता होगी। ये जो हमारा मैनेजर डेजिग्नेशन का टेबल होगा उसमें मैनेजर के तौर पे रशीद को 5 आईडी लगी है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हर जगह 5 आ रही है, क्योंकि एकदम से कार्ड को देख के ये भी तो लग रहा है कि अली के आगे भी तो 5 ही लिखा हुआ है, तो ये कैसे पता चला कि रशीद मैनेजर है? तो आपको पता है कि हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई की हुई है, हमारा जो डेजिग्नेशन का टेबल सेपरेट है। ठीक है, उसमें कहीं रशीद के आगे आईडी होगी 5, तो हमने फ़ौरन से उसको, हमें पता चल गया कि रशीद की आईडी 5 है। तो उसके अगेंस्ट हमने जब सर्च किया तो हमें पता चल गया कि रशीद के साथ, हाँ वैसे भी हम जब रशीद को खुद मैनेजर कह रहे हैं तो पता चला कि रशीद खुद मैनेजर है, और बाकी कौन है? इसके टीम मेंबर है। रशीद को आईडी क्या लगी है? 5, तो बाकी टीम मेंबर को आईडी क्या लगी? 5, मतलब कि वो इसके टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी हमारा एक और मैनेजर है, जैसे हम कहते हैं हमारी ये परवीन। ठीक है, परवीन ओके, एक्सिक्यूट किया तो पता चला कि परवीन के साथ 2 टीम मेंबर हैं, एक उस्मान है, एक बिलाल है। इनका डिपार्टमेंट कौन सा है? सेम डिपार्टमेंट है इनका भी। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट है उसका, रशीद का, परवीन का, पर रशीद की अपनी टीम है, परवीन की अपनी टीम है। तो ये हमारा सब क्यूरीज के ऊपर लेक्चर था।